डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन निमित फार्मा क्लासेस। तो आज की हमारी क्लास में जो हमने पिछला पेपर सोल्व कर रहे थे उसी में हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन था हमारा, जिस हिसाब से लास्ट क्वेश्चन ये हमने सोल्व किया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, इन द context of mechanism of size reductions of drugs, Ball Mill work on the principle औषधियों में आमाप न्यूनन के तंत्र के संदर्भ में बॉल मील डैश के सिद्धांत पर काम करता है। फर्स्ट क्रैशिंग, दूसरा ग्राइंडिंग, तीसरा शेयरिंग, चौथा है आपका इम्पैक्ट एंड अट्रेशन। बताइए स्टूडेंट्स, फटाफट जवाब देने आपको, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है, फटाफट जवाब देना शुरू करिए, किसी तरह का कोई आपको विलंब ना करना पड़े। ओके, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा आपका इम्पैक्ट एंड अट्रेशन। जो स्टूडेंट्स ने अभी तक सुटिक्स जिनकी अच्छे से तैयार नहीं हो पाई है, तो मैं आपको फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, प्लेलिस्ट में जाइए, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाना आपको, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट मैंने सुटिक्स की क्लासेस डाली हुई हैं और एक मैराथन क्लास भी डाली है। तो जिनके कॉन्सेप्ट नहीं है वो वहाँ आपके कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। उसके बाद आप पेपर में एक भी, आप मेरा यकीन मानिए, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे सुटिक्स का, ठीक है। इतने अच्छे से उसमें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाया हुआ है और पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम स्टूडेंट्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, मीन्स डैश डैश दिया हुआ, डैश मीन्स रैपिड स्प्रेड ऑफ ए डिजीज अटैकिंग मैनी पीपल्स इन ए रीजन्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। का अर्थ क्या है, मतलब इसका क्या है, पेंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक या कॉन्टामिनेशंस, यानी कि अचानक से बहुत तेजी से किसी एक लोकल एरिया में अगर कोई डिजीज बढ़ रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे। एक छोटे से टाइम में बहुत ज्यादा फैल गई तो उसको क्या बोलेंगे। फटाफट जवाब देना आपको, अभी अभी ये हुआ भी है घटना ना, फटाफट जवाब दीजिए स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, टाइम खराब नहीं करना, फटाफट जवाब देना है। जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं लाइव, उनको अपने टाइम का ध्यान रखना है, मेरे टाइम का ध्यान रखना, फटाफट जवाब देना है, हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। तो उसको क्या बोला गया है, एपेडेमिक। अभी अभी जो कोरोना है वो भी तो कुछ ऐसा ही था, है ना, एपेडेमिक हो गया वो आपका। उसको क्या बोला जाता है, आपका एपेडेमिक डिजीज बोला जाता है, जो एक लोकल एरिया में बहुत जल्दी से स्प्रेड हो गया हुआ ना। क्या अर्थ किस, यानी कि क्या हो गया, एपेडेमिक का अर्थ किसी रोग का तेजी से फैलना और बहुत कम समय में एक क्षेत्र में कई लोगों पर हमला कर देना, उसको क्या बोला जाता है, आपका एपेडेमिक डिजीज बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। एज ए ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 फॉर द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडीज, हाउ मेनी पर्सन्स आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द अमंग पर्सन्स हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन द स्टेट्स। बताइए कितने होते हैं। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी की बात कर रहा है आपकी डीटीएबी, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडीज में कितने लोग नॉमिनेट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, तो 2 लोग नॉमिनेट करती है, ठीक है। किसके लिए, आपके जो आपका है, किसके लिए, जो आपके केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में जो स्टेट्स होते हैं उसमें 2 लोग अपनी तरफ से भेजते हैं, 1 लोग उनका होता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बॉडी चलती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। इसका नेक्स्ट है आपका, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट बिलोंगिंग्स टू विच कलर कैटेगरी एज पर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार मानव शारीरिक अपशिष्ट किस रंग की श्रेणी में आता है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बॉक्स के हॉस्पिटल में जो बॉक्सेस के कलर होते हैं उस कलर पे पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या आ जाएगा, जो आपका क्या पूछ रहा है इसमें, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट कौन से बॉक्स में रखा जाएगा आपका, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑपरेशन हुआ, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट निकला, तो उसमें क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। उसको किस बॉक्स में रखा जाएगा, आपको येलो कलर के बॉक्स में उसको रखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन से बॉक्स में रखा जाएगा आपका, येलो कलर के बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का उस्मानीय अवधि क्या होती है, 12 से 24 घंटे, 1 से 2 दिन, 14 से 21 दिन और 50 से 60 दिन। तो बताइए चिकन पॉक्स आपकी बॉडी में एंटर करने के कितने दिन बाद वो आपका रिएक्शन करना, यानी कि उस पेशेंट में लक्षण आना शुरू होंगे, ठीक है, बताइए फटाफट आंसर। ओके, तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड पूछा, तो चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, 14 से 21 दिन। स्टूडेंट्स मैं आपको कमेंट सेक्शन डालने के लिए बताता हूं, जो एड्स है इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में डालिए एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेजिटेबल इज द, ठीक है, वेजिटेबल इज द सोर्स ऑफ विच क्रूड ड्रग। फर्स्ट है सिनामन, दूसरा कैओलिन, तीसरा पायरेंथ्रीन, चौथा है आपका कैथराइड्स। बताइए फर्स्ट फटाफट
कि आपका वेजिटेबल्स कौन सा है जो क्या क्रूड ड्रग्स का सोर्स है। ऑप्शन दिए मैंने, सिनामन दिया, कैओलिन, पायरेथ्रिन और कैथराइड्स। फटाफट बताना स्टूडेंट्स, फटाफट। ओके, बहुत बढ़िया। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक हो जाएगा आपका, सिनामन, यानी कि दालचीनी है जो किससे निकलती है, आपकी वेजिटेबल सोर्स से, एक क्रूड ड्रग के रूप में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत क्रूड ड्रग, कोरोना में तो लोगों ने बहुत पी ना सिनामन का काढ़ा बना के। ठीक है, अगला है बाल्सम ऑफ टोलू कंटेनिंग्स व्हाट परसेंटेज ऑफ फ्री सिनामिक एसिड। जो टोलू ऑफ बाल्सम है, बाल्सम ऑफ टोलू है, इसमें कितना सिनामिक एसिड प्रेजेंट होता है। फटाफट जवाब दीजिए, कितना सिनामिक एसिड प्रेजेंट होता है टोलू ऑफ बाल्सम में। ओके, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका 12 से 15% आपका फ्री सिनामिक एसिड प्रेजेंट होता है बाल्सम ऑफ टोलू में। नेक्स्ट है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमेटी स्टाइल्ड एज द ड्रग इंक्वायरी कमेटी इन 1930 विच वाज द लेटर नाउ एज। तो जो भारत सरकार ने 1930 में औषधि जांच समिति नामक की एक समिति नियुक्त की थी, जिसे बाद में डैश नाम से जाना गया। बताइए, चड्डा समिति, चोपड़ा समिति, गुप्ता समिति या शर्मा समिति। फटाफट जवाब देना स्टूडेंट्स, इतना टाइम नहीं है हमारे हम लोगों के पास। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड स्टूडेंट्स, जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये इसमें आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्या बोला गया उसको बाद में 1930 में जो कमेटी बनी थी भारत सरकार की तरफ से औषधियों की जांच के लिए, उसको चोपड़ा कमेटी बोला गया। ठीक है, चोपड़ा समिति बोला गया है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज पर दी morphological classifications of natural drugs क्वेसिया belongings of the which part of plant। प्राकृतिक औषधियों के आकारिकीय वर्गीकरण के अनुसार जो आपकी क्वेसिया पादप के किस भाग से संबंधित है, फ्रूट से, सीड से, वुड से या लीव से। जो क्वेसिया का कौन सा पार्ट यूज किया जाता है, बताइए फटाफट स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, फटाफट बताना, फटाफट, इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी करो बेटा। बहुत बढ़िया। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जैसे स्टूडेंट ने बताया, बहुत बढ़िया। जो आपकी लकड़ियां जो होती हैं, इसकी वुड्स जो होती हैं, वो इसमें आपके एज ए नेचुरल जो ड्रग्स होती हैं, लकड़ियां इसकी क्वेसिया की, वो उसमें आपको ड्रग्स के तौर पे यूज की जाती है। नेक्स्ट ऑप्शन है, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग आर दोज फिजियोकेमिकल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, डिजोल्यूशन या क्रिस्टल फॉर्म। निम्न में से कौन सा भौतिक रासायनिक कारक है जो औषधियों के अवशोषण को प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है क्या, ऑप्शन नंबर ठीक है क्या, ऑप्शन 1 और 2 दोनों ठीक है क्या, या ऑप्शन नंबर 4 ना इधर फर्स्ट नॉर या दोनों नहीं है, कौन सा इनमें से आपका ठीक है, बताइए फटाफट। ओके, तो आपका जो ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, जब मैंने सुटिक्स पढ़ाई आपको, फिर मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, सुटिक्स की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी, जैसे एचएपी की प्लेलिस्ट बनी है ऐसे सुटिक्स की प्लेलिस्ट है। ठीक है, जो कोलॉजी पढ़ रहे हैं उनकी कोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी है। तो सुटिक्स की जो प्लेलिस्ट में जिनके अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं बने, वो सुटिक्स की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है, वहाँ जाके पढ़िएगा कि कैसे क्या होता है। तो आपका डिजोल्यूशन भी इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, और आपका क्रिस्टल्स की साइज जो फॉर्मेशन होती है वो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, क्रिस्टल्स का रूप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, दोनों में कौन सा ठीक लिखा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका ठीक रहने वाला है स्टूडेंट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। बहुत बढ़िया, जिन्होंने जवाब दिया बहुत अच्छा। नेक्स्ट आपका, इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी विच एपिथेलियल सेल्स आर आल्सो कॉल्ड द प्री पेमेंट एपिथेलियल सेल्स। मानव शरीर के सरल उपकला ऊतक के संदर्भ में, सॉरी स्टूडेंट्स वेट, तो जो आपके है इसका आंसर बताइए फटाफट। तो कौन सी हो जाएंगे आपकी, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स। कौन सी सेल्स हैं आपकी, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स बोला जाता है इनको। नेक्स्ट आपका, ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड फॉर द एडल्ट्रेटिंग द ड्रग्स।
तो फर्स्ट एडल्ट्रेटिंग किसे बोला गया था? रिप्लेसमेंट्स बाय द एग्जॉस्टेड ड्रग, ये बात ठीक है आपका। सब्स्टिट्यूशंस बाय द आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूएंट्स, औषधियों में मिलावट करने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कि रोचित यार ये हिंदी रहने दीजिए, आप इंग्लिश में बताता हूँ। हिंदी जिनको दिक्कत आ रही है वो आप हिंदी में देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हिंदी में थोड़ा सा समस्या आ जाती फार्मेसी में। ओके, इसका आंसर बताइए, क्या ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, या ऑप्शन नंबर 4? फटाफट बताना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो एडल्ट्रेट में क्या आता है? रिप्लेसमेंट कर दिया जाता है एग्जॉस्टेड ड्रग से, ये बात ठीक है, और सब्स्टिट्यूशंस कर दिया जाता है आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चरिंग, तो दोनों ऑप्शन ठीक है आपका। तो जिन्होंने 3 नंबर ऑप्शन बताया बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, बहुत ठीक है, 3 नंबर आपका। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, द प्रोटीन्स इन द ह्यूमन डाइट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वेजिटेबल सोर्स, कि क्या बोल रहा है कि मानव आहार में प्रोटीन किन वनस्पति स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है? लेग्यूम से, क्रेल से, या फ्रूट से? बताइए कौन से ऑप्शन नंबर आ गया। अच्छा, ऑप्शन नीचे है, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली थर्ड एंड सेकंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, या ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, तीनों? बताइए फटाफट कौन सा ठीक है आपका। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 4 बताया, बहुत बढ़िया, कि आपकी जो आपके लेग्यूम्स हैं इनमें भी, ठीक है, आपके क्रेल्स में भी और आपके फ्रूट्स में भी, तीनों किसके सोर्स हैं? आपके प्रोटीन्स के सोर्स होते हैं। तो तीनों के लिए आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जो जिन्होंने स्टूडेंट्स ने बताया, बहुत बढ़िया आंसर जवाब दिया है, बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन हमारा, Which of the following antibiotics are effective in both gram positive and gram negative infections? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स ठीक है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है सिफेलोस्पोरिन, दूसरा ऑप्शन दिया आपका टेट्रासाइक्लिन। तो जो सिफेलोस्पोरिन्स का बात करते हैं, तो सिफेलोस्पोरिन्स आपकी कौन सी क्लास की ड्रग होती हैं? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं, ठीक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, और ये आपकी कौन सी होती हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये आपको पता है। तो बताइए क्या ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, 3 या 4? बताइए कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें, फटाफट कमेंट सेक्शन में डालते जाइए। ओके, तो आपकी बोथ आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3 जिन्होंने बताया, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड जो दोनों है, सिफेलोस्पोरिन और टेट्रासाइक्लिन, दोनों के लिए क्या होता है? ये आपका जरूरी होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ग्रीशियोफुल्विन हैज हाउ मैनी क्रेल सेंटर्स? ग्रीशियोफुल्विन में कितने क्रेल केंद्र है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 9, सेकंड है 2, थर्ड है 5, फोर्थ है 4। बताइए कितने क्रेल कार्बन्स होते हैं? तो आपको आंसर दिया गया, सॉरी, तो कितने क्रेल कार्बन्स होते हैं ग्रीशियोफुल्विन में? 2। चलो आपके लिए अलग क्वेश्चन, ग्रीशियोफुल्विन किस क्लास की ड्रग है और कौन सी डिजीज में यूज की जाती है? फटाफट बताइए कौन सी क्लास की ड्रग है और किस डिजीज में यूज की जाती है? कमेंट में बताना है सबको फटाफट, जो लाइव जुड़े हुए हैं जिनको पता है डालिए कमेंट सेक्शन फटाफट। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द एसिटाजोलामाइड? तो एसिटाजोलामाइड का आणविक सूत्र क्या है? व्हाट इज द एसिटाजोलामाइड फॉर्मूला? तो एसिटाजोलामाइड का फॉर्मूला आपको बताना है। ओके, बताइए फटाफट। वेरी गुड, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, C4H6N4O3S, ठीक है, S3, ठीक है, इस तरह से आपका ऑप्शन ठीक होने वाला है। तो ये हो गया आपका एसिटाजोलामाइड का फॉर्मूला, ऑप्शन नंबर 3 ठीक हो जाएगा इसमें। अगला है आपका, इन द कंटेक्स्ट ऑफ classifications of amino acids, which of the pairs is correct? First option है more numbers of amino groups than the carboxyl groups, acidic amino acids. अगला है more numbers of the carboxyl group than amino groups, basic amino groups. तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 या बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड, या कोई भी ठीक नहीं है? फटाफट बताइए आंसर। इस तरह का जो पेपर आता है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत हार्ड लेवल का पेपर बन जाता है, क्योंकि जैसे ऐसे ऑप्शन आते हैं, अगर किसी ने पूरा पढ़ा है तो ठीक है, अगर जिसमें 19-20 भी जिसकी स्टडी का मामला रहेगा, मान लो 20 आपको पढ़ना था, 19 ही तैयारी हो पाई, तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पंगा हो जाता है इस तरह के पेपर्स को देने में, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं, इनकी कट ऑफ बिल्कुल नीचे जाती है, और वैसे ही 1/3 कट ऑफ होती है इनमें,
ठीक है, तो मामला बहुत ज़्यादा संगीन हो जाता है। तो जिनका लगभग कट ऑफ के आसपास 40% कट ऑफ है मान लीजिए, तो जिनके 45-50% आते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसमें बहुत हार्ड लेवल के पेपर्स में गिना जाता है इनको, तो डिप्रेशन में घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने पिछला पेपर का है वो कितना ईजी था, कई जगह ईजी पेपर भी आते हैं, कई जगह बहुत हार्ड पेपर भी आते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि कई बार मॉडरेट भी आते हैं, कई बार बिल्कुल ईजी हो जाता है, कई बार बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो ये आपके हार्ड पेपर्स में से अगर इसमें से आपने 60% स्कोर भी कर लिया तो आपका अच्छी तैयारी में से माना जाएगा, 60-70% वाले स्टूडेंट्स की। ठीक है, बहुत अच्छी तैयारी में माना जाएगा ये क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसमें ना ही ऑप्शन नंबर 1 ठीक है और ना ही ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। ठीक है, ना ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ना ऑप्शन नंबर 2 ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना आपको। उल्टे लिखे हैं दोनों ना, दोनों ऑप्शंस क्या लिखे हैं, उल्टे लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। सॉरी ओके, ये क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ थायोपेंटल सोडियम। थायोपेंटल सोडियम कौन सा इनमें से एडवांटेज नहीं है? तो ये क्या है, तो क्वाइट रेस्पिरेशंस, नॉन एक्सप्लोजिव एंड द नॉन इरिटेंट, डिप्रेशंस द मायोकार्डियम, वेरी रैपिड एंड द स्मूथ इंडिकेशंस। तो निम्नलिखित में से कौन सा थायोपेंटोन सोडियम के लिए लाभ नहीं है? ठीक है, बताना इसका आंसर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ये इसका लाभ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका लाभ नहीं। आपको आंसर दिख गया था, चलो अगली बार छुपा के रखेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओरल और इंटरनल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट है, द ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शंस इज द ट्रेडी। ठीक है, इकोनॉमिकल, कन्वीनिएंट एंड सेफ, एंड द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द पेरेंटल थेरेपी आर अवॉइडेड। बताइए फटाफट कौन सा एडवांटेज नहीं है। ओके, बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट जो है ये आपका एडवांटेज नहीं, दी ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्टिंग इज ट्रेडी, कि औषधि की कार्रवाई की शुरुआत धीमी होती है, ये इसके लिए क्या हो जाएगा, एडवांटेज नहीं है। अगला है, एज पर दी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 दी कंडक्ट ऑफ operating standards for the treatment and the disposal of the biomedical waste is the combustible efficiencies shall be at least। ठीक है, जैविक चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार जैव चिकित्सा अपशिष्टों के उपचार और निपटाने के लिए परिचालन मानकों के संदर्भ में दहनशील दक्षता कम से कम होनी चाहिए। 20%, 39.99%, 99%, 46.50%। बताइए फटाफट आंसर देना इसका। ओके, तो कितनी होनी चाहिए उसकी, आपकी 99%। कितनी स्टूडेंट्स, 99% होनी चाहिए उसकी दहनशील दक्षता। ठीक है, अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द डस्टिंग पाउडर। फर्स्ट है, दीज आर meant for the external applications to the skin for the antiseptics, antipyretic purpose, etc. They generally prepared by the mixing 2 or more than 2 ingredients in which starch, kaolin, talc is used as one of the ingredient of formula। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, 2 ठीक है, या दोनों ठीक है, दोनों गलत है। बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ठीक हैं। ठीक है, 1 और 2 दोनों ठीक है, कि इसमें मिक्सिंग 2 और 2 से अधिक उनको मिक्स करने के लिए यूज किए जाते हैं, और आपका एंटीसेप्टिक भी है, एंटीपायरेटिक भी पर्पज के लिए भी यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द ग्लूकोज। ये लो बिल्कुल इजी आ गए क्वेश्चन। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या, C6H12O6, C6H2O6, C6H6O12, C6H6O6। तो इसका क्या आ जाएगा आपका, बिल्कुल इजी है। तो देखो, इस पूरे पेपर में 1-2 क्वेश्चन इजी भी डाला है, ऐसा नहीं है कि सारे हार्ड हैं, ये इजी भी आया ना, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन में नहीं आना स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लगेंगे, नहीं लग रहे तो लगना शुरू हो जाएंगे, सर घबराना नहीं है। हर पेपर भी ऐसा नहीं आता ना, कुछ पेपर ही आते हैं ऐसे खतरनाक वाले। व्हाट इज द, देखिए फिर वही क्वेश्चन, ये पेपर जो होता है ना, ऐसे पेपर से अटेम्प्ट भी नहीं हो पाते पूरे, क्योंकि ये क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके से होते हैं, आप फंसते हुए चले जाते हैं। एक क्वेश्चन गलत हुआ फिर आपको दिमाग में ऐसा दिमाग खराब होना लगना शुरू हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द पेनिसिलिन।
फर्स्ट है दे आर द स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड्स, सेकंड है बेंजाइल पेनिसिलिन्स कैन बी कंसीडर्ड टू बी द पेरेंट्स कंपाउंड ऑफ द पेनिसिलिन फैमिली। तो बताइए ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, सेकंड ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों गलत हैं। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि आपका ऑप्शन नंबर 1 भी ठीक है, दे आर द क्या है स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड्स, और ये बेंजाइल पेनिसिलिन कैन बी द कंसिडर्ड टू बी द पेरेंट कंपाउंड ऑफ द पेनिसिलिन फैमिली। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों ऑप्शन ठीक है आपका। ये जो ऐसे पेपर आते हैं ना, डीप स्टडी की ज़्यादा जरूरत होती है। विच पार्ट ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन कंटेन्स द प्रेस्क्राइब्ड डायरेक्शंस टू द फार्मासिस्ट रिगार्डिंग द डोजेज फॉर्म्स टू बी द प्रिपेयर्ड एंड नंबर ऑफ डोज इज टू द डिस्पेंस। तो इसमें क्या बताना आपको, सब्सक्रिप्शन बोला जाता है, उसको इंस्क्रिप्शन बोला जाता है, सुपरस्क्रिप्शन और सिग्नेचर। स्टूडेंट्स मैं फिर बता रहा हूँ, प्लेलिस्ट में जाइए, सुटिक्स की देखिए, पूरी क्लासेज आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट सुटिक्स पढ़ा दी गई है वहाँ पे। जिनका थोड़ा सा भी अगर है तो जैसे उसमें 500-700 लगभग 450 क्वेश्चन हैं उस सीरीज में, वो आप पढ़ेंगे तो उसमें से ही मोस्टली ये क्वेश्चन इस तरह के सुटिक्स के जो भी क्वेश्चन है सारे वहीं से पढ़ रहे हैं। एचएपी के वहीं से जो भी सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट करवा दिया, क्वेश्चन लगभग वहीं से पढ़ रहे हैं आपको। जिसने अच्छे से पढ़ा है उसके लिए बेस्ट है, जिसने नहीं पढ़ा है तो उनके लिए थोड़ा सा पंगा होने वाला है। ओके, तो कौन से पार्ट में आता है, इसको क्या बोला जाता है, सब्सक्रिप्शंस। किस कौन से पार्ट में आता है, सब्सक्रिप्शंस। सबसे ऊपर होता है सुपरस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और फिर सिग्नेचर। तो फार्मासिस्ट के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं सब्सक्रिप्शन, मतलब पेशेंट के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपके सिग्नेचर में होते हैं। ठीक है, तो एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करते हैं वो इंस्क्रिप्शन में होती है, और जो ऊपर RX करके लिखता है उसको सुपरस्क्रिप्शन बोला जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये प्रेस्क्रिप्शन का क्वेश्चन बहुत बार आता है, बहुत मेनली एग्जाम्स में आपको, मैंने और भी एग्जाम कराए उनमें सब में पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट है एज पर द फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ नेचुरल ड्रग्स विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ड्रग इज करेक्ट, कार्मिनेटिव्स, कोरिएंडर, कार्डियोटोनिक, डिजिटेलिस। बताना आपको ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 बोथ 1 और 2 सेकंड, या दोनों गलत है। तो कार्मिनेटिव्स के तौर पे क्या कोरिएंडर यानी जो आपका धनिया है वो काम करता है। यस, हमारा धनिया तो कार्मिनेटिव होता है। यस और नो स्टूडेंट्स। फिर दूसरा है कार्डियोटोनिक, जो हार्ट में काम आता है। डिजिटेलिस तो होता ही है डिजॉक्सिन। बार बार जब मैं आपको पूरा एक डिजॉक्सिन पे बता चुका हूँ, ये आया डिजॉक्सिन, भाई क्वेश्चन वही आएंगे जो मैं पहले बताता आ रहा हूँ आपको। ये जो ओरिजिनल पेपर में आपको सोल्व करा रहा हूँ, इसलिए ही करवा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को भरोसा होगी क्वेश्चंस उसी को जो आपको आसपास पढ़ाया जा रहा है उसी से आ रहा है। बार बार मैंने डिजिटेलिस पढ़ाया, डिजिटेलिस पर पूरा डिजॉक्सिन। तो डिजिटोक्सिन कार्डियोटोनिक की तो होता है, कार्डियक हार्ट फेलियर में इसको यूज किया जाता है। आपका धनिया क्या है, कार्मिनेटिव्स के तौर पे यूज किया जाता है। तो इसका आंसर नंबर 3 ठीक हो जाएगा, बोथ ठीक हो जाएगा, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, अगले की तरफ चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट्स इज नाउ द मिल्क शुगर। ये इजी क्वेश्चन आ गया। दूध शर्करा किसे बोला गया, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज और आपका स्टार्च। तो किसको बोला गया है मिल्क शुगर, आपके लैक्टोज को। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि लीस्ट स्वीट है वो क्या है, तो वो भी आपका सुक्रोज होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो गया आपका, लैक्टोज। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हम स्टूडेंट्स ज़्यादा घबराना नहीं है, ऐसे पेपर्स भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि पेपर्स ऐसे नहीं आते। अब ये इतना हार्ड सबके लिए हार्ड रहता है, फिर वो ये नहीं कि एक के लिए हार्ड, एक के लिए इजी, एक के लिए, बट इसने जिसने अच्छे से स्टडी करी उनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं सिलेक्ट होने के, क्योंकि कंपटीशन पेपर अपने आप ही बहुत ज़्यादा कम कर देता है। ठीक है, जिनकी नॉर्मल स्टडी होती है वो स्टूडेंट्स इसमें ऐसे पेपर्स में बाहर हो जाते हैं, और जिनकी बहुत अच्छी स्टडी है वो बने रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिफिकेशंस ऑफ एल्कलॉइड्स ऑफ राउल्फिया, इंडोल एल्कलॉइड, स्यूडो इंडोक्सिल एल्कलॉइड्स। तो बताइए ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 ठीक है, या बोथ ठीक है, नाइदर नॉर, या पहला भी और दूसरा दोनों ठीक नहीं है। फटाफट बताइए स्टूडेंट्स। ओके, तो आपको जो इंडोल एल्कलॉइड है इनके एग्जांपल में भी आपको राउल्फिया पढ़ाया जाता है, और जो स्यूडो इंडोक्सिल एल्कलॉइड है उसके एग्जांपल में भी आपको राउल्फिया क्या देता है, रेसरपिन जो होती है उसको देता है। तो इसके क्या जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 बहुत ठीक है आपका, ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट भी ठीक है और आपका सेकंड भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड BPA क्रिस्टलाइन पाउडर एंड फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर इज इन विच कलर्स। तो जो डोपामिन हाइड्रोक्लोराइड है BP किस रंग का क्रिस्टली पाउडर है जो पानी में आसानी से घुलनशील है, ऑरेंज कलर का,
ठीक है, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का। किसकी बात करें हम? डोपामीन हाइड्रोक्लोराइड। बताइए कौन से कलर का है? आप वो कुछ बोलेंगे सर हमने सुना ही नहीं है। भाई पेपर ने वाले ने सुन लिया, ये पेपर वाले ने सुना था कहीं तो उसने दे दिया। ठीक है, तो इसमें किस कलर का पाउडर होता है? डोपामीन का। व्हाइट कलर का पाउडर होता है। किस कलर का पाउडर होता है आपके? व्हाइट कलर का पाउडर होता है आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। ऑप्शन नंबर 4। देखिए इसने भी, इस बंदे ने भी नहीं करा अटेम्प्ट। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, ये इजी मत समझना इनको। डैश इज एन एनिमल सर्जिकल फाइबर। एक पशु सर्जिकल फाइबर है। हेम्प, जूट, कॉटन या सिल्क? बताइए फटाफट, कौन सा एक सर्जिकल फाइबर है? ओके, कौन सा है आपका? सिल्क। ठीक है, एनिमल सर्जिकल फाइबर के तौर पे किसको यूज किया जाता है? आपके सिल्क को, रेशम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका फ्लोक्सासिलिन, क्लोक्सासिलिन, नेफिसिलिन, मेथिसिलिन। बताइए स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिन्होंने पेनिसिलिन का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, जिन्होंने एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन रटा है, पढ़ा नहीं है, रटा है या दिमाग में बिठाया, वो स्टूडेंट तो इसको देखते ठीक रहेगा। जिसने भाई ने ऐसे ही उल्टा पुल्टा पढ़ा है या थोड़ा सट्टे मारे हैं, तो उस भाई के लिए तो बड़ी मुश्किल होने वाली स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत तरह के क्लासिफिकेशन है पेनिसिलिन के, तो एक ये भी है उसमें, एसिड रेजिस्टेंस पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंस पेनिसिलिन। ठीक है, तो कौन सा हो गया उसमें? फ्लोक्सासिलिन। कौन हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक हो गया। इसमें कौन सा ठीक हो गया? ऑप्शन नंबर एक आपका ठीक हो गया, फ्लोक्सासिलिन। ठीक है, अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टू द नाइट्राजिपाम। कौन सा नाइट्राजिपाम के रिगार्डिंग ठीक नहीं है? फर्स्ट, इट इज ए येलो कलर क्रिस्टलाइन पाउडर। दूसरा है, इट्स यूजुअल डोजेज इज 5 to 10 mg डेली। इट्स द proprietary name is somenitine. Oral suspension is not one of its pharmaceuticals preparations. बताइए इसमें, बताइए भाई बताइए, ऐसे नहीं घबराना है, बताना आपको आंसर्स, घबराना नहीं है स्टूडेंट्स, है ना, हिम्मत जुटा के सोल्व करते हुए चलना है आगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ओरल सस्पेंशन इज नॉट वन ऑफ इट्स फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस। जो ओरल सस्पेंशन थे इसमें फार्मास्यूटिकल्स के जो निर्माण होता है वो इसके लिए नहीं है, ये इसके लिए ठीक नहीं है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, घबराना नहीं है ना, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अगला है, एसिटाइलकोलिन इज ए न्यूरो ट्रांसमीटर, न्यूरो हार्मोनल ट्रांसमीटर्स विच mediates impulses at dash different kinds of the साइनेप्टिक साइट्स। एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो डैश विभिन्न प्रकार के साइनेप्टिक साइटों को आवेगों की मध्यस्थता करता है। 4, 6, 7 या 9? बताइए फटाफट बताइए, लास्ट क्वेश्चन आज का। और ज़्यादा घबराना नहीं है ना, इस तरह के पेपर आता है अक्सर, तो आप 5-4 पेपर देंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा मिल भी जाता है आपको। तो क्या आएगा इसका आंसर? 4। ठीक है स्टूडेंट, ज़्यादा घबराना नहीं है। पहले ही बताया मैंने, आपका एम्स में पेपर हुआ था 2023 में। ठीक है, 2023 में ये पेपर हुआ था। अब क्या कराता है, एम्स CRE कराने लगा ना, कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE। तो CRE में इस तरह से भी क्वेश्चंस आते हैं जो आपको ऊपर बताए, इसी तरह से फॉर्मेट रहता है। तो तैयारी आपको अब अंदाजा लग गया होगा किस लेवल की तैयारी हमें करनी है। एक पेपर कराया, कई बार बहुत इजी, बिल्कुल इजी पेपर भी आ जाते हैं, कई बार बहुत हार्ड पेपर भी आ जाता है, तो ऐसा घबराना नहीं है आपका। ठीक है, अच्छे से बस अपनी तैयारी पे ध्यान देना है और लगे रहना है। मिलते हैं भी स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।